जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, क्लासेस का एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। चलिए, तो आज हम लोग साइंस के अनुसार के साथ आगे बढ़ते हैं। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। बाबू, आप लोगों को संकल्प कर लेना है, इतने नंबर लाने हैं कि आप अपने आसपास के लिए मिसाल बन जाएं, है ना, और लोग आपके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करें। चलिए, आज हम लोग साइंस के अनुसार के साथ बहुविकल्पीय प्रश्न, कल मैथ की क्लासेस जो हुई थी उसी के साथ ऑप्शनल मैंने करवा दिया था इस सेट का। अब हम लोग डिस्क्रिप्टिव प्रश्न की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए, क्वेश्चन कह रहा है एक छात्र कक्षा में श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को ठीक से नहीं देख पा रहा है, तो इसके आंख में कौन सा दोष है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। हम लोग जानते हैं कि जब नेत्र की समंजन क्षमता, एडजस्टमेंट पावर जब क्षीण हो जाती है, तब वस्तुएं हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं और इसी को दोष कहा जाता है। जैसे क्या होता है, हमें दूर की अगर वस्तु देखनी है तो हमारी मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, फोकस दूरी बढ़ जाती है। पास की वस्तु देखनी होती है तो मांसपेशियों द्वारा लेंस पर दबाव पड़ जाता है, फोकस दूरी कम हो जाती है। इस प्रकार से मांसपेशियों के द्वारा लेंस की फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित हो जाती है और इस को हम क्या कहते हैं, लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। और यही जब फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार घट बढ़ नहीं पाती है, मांसपेशियां ढीली हो गई, तो हमें दूर स्थित और पास स्थित वस्तुओं को देखने में समस्या होती है और इसी को हम दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन मुख्यतः जो होता है दो प्रकार का होता है। एक निकट दृष्टि दोष होता है और एक दूर दृष्टि दोष होता है। तो निकट दृष्टि दोष में हम पहले समझ लें, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। निकट दृष्टि दोष इसको डॉक्टरी भाषा में मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, निकट की वस्तु आपको दिखती है मतलब दिखाई देती है, और दूर स्थित वस्तु, दूर की वस्तु आपको नहीं दिखाई देती है ना। निकट की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण ये हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये आपकी कार्निया हो गई, ये आपका रेटिना हो गया, ये लेंस हो गया, है ना। अब निकट की वस्तु, ये आपका रेटिना हो गया, निकट की वस्तु का जैसे किरणें चल रही हैं और निकट स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, मतलब रेटिना पर प्रकाश की किरणें फोकस हो रही हैं, है ना। रेटिना पर प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं, फोकस हो रही हैं, ये हो गया। लेकिन अगर यही दूर स्थित वस्तु है, यही क्या है, दूर स्थित वस्तु है, तो ऐसे दूर स्थित वस्तु है तो ये किरणें क्या हो जाती हैं कि रेटिना के पहले फोकस हो जाती है, रेटिना के क्या हो जाती हैं, पहले फोकस हो जाती हैं, मतलब दूर स्थित वस्तु हमको दिखाई नहीं देती है ना। तो अब कारण क्या हो सकता है, दो कारण हो सकते हैं, या तो लेंस की फोकस दूरी घट गई, भाई इस दोष के दो कारण हो सकते हैं, या तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो गई, कम हो गई, फोकस दूरी कम हो जाना, या फिर इस गोलक का, जो हमारा गोलक था, नेत्र का गोलक, मतलब लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, गोलक का व्यास बढ़ गया। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट स्थित वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु दूर स्थित वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है या तो इसकी फोकस दूरी घट गई है और या फिर ये चीज पीछे हट गया, जहां पर था उससे पीछे हो गया, जिससे कि प्रकाश की किरणें रेटिना के पहले फोकस हो पा रही हैं, और जब प्रकाश की किरणें रेटिना पर फोकस होंगी तभी तो हमको वस्तु दिखाई देगी। जब प्रकाश किरणें कहां पर फोकस होंगी, रेटिना पर,
तो निकट दृष्टि दोष हो गया। अब इस दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रकाश की किरणें क्या है, पहले फोकस हो जा रही हैं। तो पहले फोकस हो जा रही हैं तो इनको हम क्या कर दें, इनको बढ़ा करके, फैला करके हम रेटिना पर लेकर चले जाएं। तो इसके लिए व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगाओगे, अवतल लेंस। कौन सा लेंस लगाओगे, अवतल लेंस लगाओगे। समझ रहे हैं? तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट स्थित वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर स्थित वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब बात करेंगे हम लोग दूर दृष्टि दोष, जिसको हम डॉक्टरी भाषा में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, है ना। तो हाइपरमेट्रोपिया मतलब क्या होता है, दूर स्थित वस्तु दिखाई देती है। दूर स्थित वस्तु, दूर स्थित वस्तु जो है वो दिखाई देती है परंतु निकट स्थित वस्तु दिखाई नहीं देती है। निकट स्थित वस्तु दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है। अब बाबू इस दोष के भी दो कारण हैं। दूर स्थित वस्तु दिखाई दे रही है, ये दूर स्थित प्रकाश किरण ये जाकर के रेटिना पर फोकस हो जा रही है, ये प्रकाश किरण रेटिना पर। लेकिन अगर जो निकट स्थित वस्तु है, निकट स्थित वस्तु है, ये किरणें क्या होती है कि रेटिना के ऐसे ये मिल नहीं रही है, ये लग रहा है कि ऐसे रेटिना के पीछे फोकस हो रही है, रेटिना के पीछे फोकस हो रही हैं। ये है ना। तो इस दोष को हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसके दो कारण हो सकते हैं, इस दोष के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है, पहला कारण ये हो सकता है या तो इसकी फोकस दूरी बढ़ गई, फोकस दूरी क्या हो गई, बढ़ गई, मतलब जो मांसपेशियां वो ज्यादा शिथिल हो गई। और दूसरा कारण ये हो सकता है या तो इसकी वक्रता, जो गोलक का व्यास है, गोलक का जो क्या है व्यास है, कम हो गया, है ना। ये जो व्यास था ये व्यास कम हो गया। तो कब मालूम, ये ऐसे कम होकर के यहां पहुंच जाएगा तो इसका मतलब प्रकाश किरणें रेटिना अगर आगे खिसक जाएगा तो इसका मतलब प्रकाश की किरणें रेटिना के बाद में फोकस होगी और बस हमको दिखाई नहीं देंगी। अब इस दोष को दूर करने के लिए, व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगाया जाता है। कौन लेंस, उत्तल लेंस। आपको ट्रिक याद रखना है, DUNA। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, है ना। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, एक छात्र कक्षा में मान लो ये श्यामपट्ट लगा हुआ है, छात्र यहाँ बैठा है, तो छात्र जो बैठता है वो श्यामपट्ट से दूर बैठेगा ना, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से अधिक दूरी रहेगी ना। अरे बिल्कुल श्यामपट्ट से चपक दूर जाकर के बैठेगा नहीं, श्यामपट्ट से दूर बैठेगा। इसका मतलब ये हुआ, और श्यामपट्ट नहीं देख पा रहा है, श्यामपट्ट नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब उसको दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है तो इसका मतलब उसको दोष कौन सा है, निकट दृष्टि दोष लिख देंगे। व्यक्त, इसका उत्तर देखेंगे आंसर। व्यक्त मतलब छात्र जो है वो कक्षा में श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को ठीक से देख नहीं पा रहा है, अर्थात उसे दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, और इस दोष में उसको निकट दृष्टि दोष है। और इसको कैसे दूर किया जा सकता है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए आप ट्रिक इस्तेमाल कर लो, DUNA। निकट दृष्टि दोष के लिए व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगेगा, अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा। तो इस बच्चे को कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। इसका आंसर लिख लो, निकट दृष्टि दोष। कैसे लेंस का प्रयोग किया जाएगा, जब व्यक्ति के और छात्र के चश्मे में कौन सा लेंस लगा करके, अवतल लेंस लगा करके उसको दूर किया जा सकता है। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। मैंने इसलिए दोनों चीजों को क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोहरे के समय वाहनों में सोडियम प्रकाश क्यों वांछित होता है? मतलब कोहरा जब होता है तो उसमें सोडियम प्रकाश का प्रयोग किया जाता है ना। गाड़ियों में सोडियम प्रकाश लगा होता है, जिससे क्या होता है, बस हमको दूर स्थित चीजें जो होती है स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो इसका कारण यह है कि जो सोडियम लाइट होती है, सोडियम प्रकाश होता है, वो एक वर्णी मोनोक्रोमैटिक लाइट को उत्सर्जित करता है, मोनोक्रोमैटिक प्रकाश को उत्सर्जित करता है, एक वर्णी प्रकाश को उत्सर्जित करता है, और जिसका जो रंग होता है वो गहरा पीला होता है। मोनोक्रोमैटिक लाइट मैंने एक वर्णी प्रकाश को तो उत्सर्जित करता है, अब उसका रंग कैसा होता है? गहरा पीला होता है। अब ये रंग जो होता है वो कोहरे में तमाम सारे कण तो होते हैं, उन कणों के द्वारा प्रकाश का परिकिरण बिखराव हो जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाता है। तो पीले प्रकाश का अगर हम देखें तो ये एक वर्णी प्रकाश है और इसमें आपका है ना, ये 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। तो इसमें जो पीला होगा VIVGYOR 7 रंग है ना, तो ये येलो रंग का जो बिखराव होता है वो कम हो जाता है। वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जब कम हो जाएगा, जबकि अन्य प्रकाश में क्या होगा, कई सारी रंग होंगे, अलग अलग तरंगदैर्घ्य की रोशनी होगी, है ना, और अलग अलग की होगी, तो उनका बिखराव क्या होगा? अलग अलग होगा। कुछ का बिखराव बहुत ज्यादा हो जाएगा और कुछ का बिखराव बहुत कम होगा, जिससे कि क्या होगा, हमें दूर स्थित वस्तु दिखाई नहीं देगी। ध्यान दीजिएगा, कोहरे के समय वाहनों में सोडियम प्रकाश इसलिए आवांछित होता है कि सोडियम प्रकाश एक वर्णी होता है, मोनोक्रोमैटिक होता है, मोनोक्रोमैटिक प्रकाश उत्सर्जित करती है, जिसमें केवल एक ही रंग गहरा पीला होता है। यह रंग कोहरे के कणों द्वारा कम बिखरता है, जबकि अन्य प्रकाश स्रोतों में कई अलग अलग रंग, अलग अलग तरंगदैर्घ्य की रोशनी शामिल होती है, इसलिए वे सबसे ज्यादा बिखरती हैं तथा दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं दिखती, दूर तक की वस्तु नहीं दिखती है। अब प्रकाश के परिकिरण क्या से क्या समझते हैं? तो प्रकाश का परिकिरण मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि जब प्रकाश की किरणें माध्यम में उपस्थित अन्य कणों, जैसे धूल हो गया, वायु हो गया और तमाम कोहरा हो गया इत्यादि कणों पर पड़ती हैं, इत्यादि कणों पर पड़ती हैं, तो प्रकाश इन कणों द्वारा बिखर जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। लाल का परिकिरण सबसे कम होता है, यही कारण है खतरे का सिग्नल लाल बनाया जाता है। और बैगनी का परिकिरण सबसे अधिक होता है। क्लियर? और खतरे का सिग्नल जो लाल होता है वो इसलिए होता है कि इसका फैलाव कम होगा, और कम जब फैलेगा तो दूर से ही हमको ये अधिक दिखाई पड़ेगा। अब आसमान का रंग नीला होता है, पृथ्वी से अगर आसमान को देखा जाए तो नीला होगा, इसका भी कारण प्रकाश का परिकिरण है ना। तो वायुमंडल में उपस्थित जो कण होते हैं उन कणों के द्वारा ये क्या हो जाता है, बिखर जाता है, और उसमें प्रकाश की जो मात्रा होती है, नीले प्रकाश की मात्रा ज्यादा होती है।
16 गुना अन्य प्रकाश की अपेक्षा लगभग 16 गुना ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए जबकि सेल के सिरों के बीच वोल्टता ये दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम दिया हुआ है, अन्य सारे प्रतिरोध 10 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम इस तरह से जोड़े गए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपका धनावेशित धारा ऐसे चलेगी, धारा यहाँ आई ऐसे चलेगी। अब ये धारा यहाँ पहुंचेगी तो इसका मतलब यहाँ पर धारा दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, एक इधर जाएगी और एक इधर जाएगी। इसका मतलब ये सारा प्रतिरोध और ये प्रतिरोध ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे, है ना। उसके बाद धारा आकर के फिर यहाँ पर मिल जाएगी, तो जितनी धारा इस पूरे परिपथ में जाएगी उतनी धारा इसमें भी जाएगी। इसका मतलब ये श्रेणी क्रम हो जाएगा, ये भी श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो पहले हम धारा निकालने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, धारा निकालने के लिए सबसे पहले हमको करना पड़ेगा क्या, तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो अब यहां पर जो धारा पहुंचेगी वो इसमें जाएगी, वही धारा इसमें जाएगी। तो इसका मतलब जब धारा सेम जा रही है तो 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। 2 ओम व 3 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध मान लो R डैश है, तो R डैश बराबर 2 + 3 यानी कि 5 ओम। अब ये 10 ओम व 5 ओम ये समांतर क्रम में हो जाएंगे, किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो R1 मान लेते हो इसका, तो R1 बराबर, हाँ अगर इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश मान लो तो 1/R डबल डैश बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ऐसे तो होता है समांतर क्रम में। तो 1/R डबल डैश बराबर 10 1/10 धन 1/10 धन 1/10 1/10 1/10 मतलब 2/10 2/10 और इधर है 1/5, इधर क्या है 1/5। तो 2/10 और ये 1/5 हो जाएगा, 2/10 मतलब 1/5 और 1/5, तो ये 1/R डबल डैश बराबर हो जाएगा 2/5 और 2/5 मतलब R डैश बराबर हो जाएगा 5/2, 5/2 मतलब 2.5 ओम। ध्यान दीजिएगा, ये टोटल जो रेजिस्टेंस प्राप्त हो इतना वाला ये आ गया 2.5 ओम, 2.5 ओम। अब ये 2.5 ओम हाँ 2.5 2.5 ओम 1 ओम व 0.5 ओम ये हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो जब श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो आपका जो तुल्य प्रतिरोध होगा R बराबर 2.5 ओम धन 1 धन 0.5 यानी R बराबर आ जाएगा 2.5 आधा 3 और 1 4 ओम। अब हम निकालेंगे B बराबर IR से, I बराबर B/R, B की वैल्यू 12 है और R का मान 4 है। इसका मतलब 3 एम्पियर की धारा इस परिपथ में प्रवाहित होगी, 3 एम्पियर की धारा इस परिपथ में क्या होगी, प्रवाहित होगी। बात समझ में आई। चलिए आशा करते हैं सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार इसको आप लोग देखिएगा, ठीक है, एक बार इसको थोड़ा फिर रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग। जैसे ये 10 ओम ये 10 ओम और ये 2 ओम 3 ओम श्रेणी क्रम में हो जाएगा, 2 ओम 3 ओम श्रेणी क्रम तो 5 ओम हो जाएगा। ये 5 ओम 10 ओम 10 ओम ये समांतर क्रम में हो जाएंगे, 10 ओम समांतर क्रम होगा तो 5 ओम हो जाएगा और ये 5 ओम फिर समांतर क्रम में हो जाएगा तो 2.5 ओम हो जाएगा।
ये 2.5 ओम और एक 3.5 और ये 0.5, ये तीनों मिलकर के श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो एक और इधर 2.5, 2.5 और एक 3.5 और आधा ये 4 ओम, तो 4 ओम हो जाएगा। और वोल्टेज हमारा दिया है 12 ओम, वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट। तो आई बराबर बी अपान आर, आई बराबर बी अपान आर। 12 को 4 से भाग कर देंगे 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का कुल प्रतिरोध 9 ओम हो और दूसरा 4 ओम है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले इसमें आप कंफर्म कर लो कि किस प्रकार जोड़ेंगे। तो भाई तीनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो तीनों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 6 ओम का है, तो R बराबर होता है श्रेणी क्रम में R1 धन R2 धन R3, तो 6 धन 6 धन 6 मतलब 18 ओम हो जाएगा। लेकिन तुल्य कह रहा है 9 और 4, मतलब ये वाला काम खत्म हो गया, तो इसको लिखेंगे ही नहीं, पहले अंदाजा ऐसे लगा लो। फिर आपका हो जाए दो श्रेणी हो जाए व एक समांतर हो जाए। तो दो श्रेणी हो जाएगा, तो 2 श्रेणी हो जाएगा तो 6 6 12 हो जाएगा, और ये 12 ओम और फिर एक समांतर क्रम में हो जाएगा। तो 12 और 6, ये 6 6 12 हो जाएगा, और तीसरा बचेगा 6 ओम का। तो 12 और 6 का हम क्या निकालेंगे, समांतर में निकालेंगे। मान लो 1/R, 1/R बराबर हो जाएगा 12 हो जाएगा 1 और 6 दूनी 12, 1/R बराबर हो जाएगा 3/12, R बराबर आ जाएगा 4 ओम। R कितना हो जाएगा 4 ओम, है ना। इसका मतलब ये मामला फिट हो रहा है इसके लिए, 4 ओम के दूसरे के लिए फिट हो रहा है ना। अब क्या हो जाए कि दो समांतर हो जाए, दो समांतर हो जाएंगे, मतलब 6 ओम समांतर हो जाएगा, तो इनका तुल्य प्रतिरोध 3 आ जाएगा। और ये 3 ओम और 6 ओम श्रेणी क्रम में हो जाएगा, तो 6 3 9 हो जाएगा। तो यानी आपका जो सीक्वेंस बैठेगा पहला वाला कि दो प्रतिरोध 6 ओम व 6 ओम किस क्रम में हो, समांतर क्रम में हो, और वह एक 6 ओम किसके क्रम में हो जाए, श्रेणी क्रम में हो जाए। माने पहले समांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में। इस तरह से अगर आप जोड़ देंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, 9 ओम आएगा। जैसे देखिए 1/R बराबर, R या R1 मान लो, 1/6 प्लस 1/6 तो आ जाएगा 2/6, मतलब 1/R1 बराबर 1/3, तो R1 बराबर आ जाएगा 3 ओम। अब ये 3 ओम व 6 ओम श्रेणी क्रम अगर रख दोगे तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R बराबर 3 धन 6, यानी कि 9 ओम हो जाएगा। माने पहला वाला ऑप्शन सही हो गया, और दूसरा वाले के लिए हो जाएगा। ठीक है कि दो पहले श्रेणी हो जाए तो दो श्रेणी हो जाएंगे। देखो इधर पहले, हाँ इसमें दूसरा वाला क्या हो जाए, दो श्रेणी हो जाए, मतलब 6 ओम व 6 ओम श्रेणी क्रम में हो जाए, श्रेणी क्रम में हो जाए, और फिर 6 ओम क्या हो जाए, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। तो 6 6 अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R1 बराबर हो जाएगा 6 धन 6, यानी R1 बराबर हो जाएगा 12 ओम। अब ये 12 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में हो जाए, किस क्रम में, समांतर क्रम में, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 4 ओम। चित्र कर देखो, दो समांतर में है, इस तरह से चित्र बनेगा। ये समांतर हो गया, फिर ये हो गया आपका 6 ओम, ये 6 ओम और ये 6 ओम, ये हो जाएगा। इसका चित्र क्या बनेगा, दो श्रेणी क्रम में 6 ओम, फिर 6 ओम और ये 6 ओम, इस तरह से चित्र बनेगा। ये 6 ओम है, ये 6 ओम है और ये 6 ओम, तो इस तरह से सवाल किया जाएगा। और समझ में आ रही है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड परीक्षा में। नेक्स्ट कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। तो बाएं हाथ का नियम, पहले ये जानो कि किसी धारावाही चालक पर, जैसे कोई चालक है ना, और इस चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, क्या प्रवाहित होगी, विद्युत धारा,
तो ओर्स्टेड ने बताया था कि अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र। यानी धारावाही चालक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। धारावाही चालक जो होते हैं, धारावाही चालक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। धारावाही चालक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अब जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देंगे, ये बात ओर्स्टेड ने बताया था, है ना। तो अब किसी धारावाही चालक को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर बल किस दिशा में काम करेगा, है ना। उस पर बल किस दिशा में काम करेगा, तो ये बताता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम समझने के लिए आप क्या करेंगे कि बाएं हाथ के अंगूठे और इसके पास की दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएंगे कि ये तीनों परस्पर लंबवत रहे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम सुनिएगा। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा इसके पास की दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये परस्पर क्या रहे? लंबवत रहे। अगर ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करें तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम समझ में आया कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा इसके पास की दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये परस्पर लंबवत रहें। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करें तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ध्यान दीजिएगा, यदि अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा इसके पास की दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये परस्पर लंबवत रहें। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। फिर कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र एक समान। अब इसमें कोई धारावाही चालक है जिसकी लंबाई L है और इससे थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो जो बल होता है वो प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, इसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अगर सबको मिला देंगे तो F बराबर IBL साइन थीटा, F बराबर KIBL है, बिल लिख दो, बिल साइन थीटा, है ना। प्रयोगों से K का मान 1 पाया गया तो F बराबर आ जाएगा बिल साइन थीटा। मतलब धारावाही चालक जो है, धारावाही चालक अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उस पर लगने वाला बल धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। धारा ज्यादा बहेगी तो बल भी ज्यादा होगा, चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होगा और उस चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा और चालक की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होगा, साइन के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, चारों नियमों को मिला दिया गया, या बराबर IBL साइन थीटा आ गया। तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिख लीजिएगा। ठीक है, करेक्ट। चलिए अब हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री पोर्शन पर। पैरा निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो IUPAC नाम किसका लिखना है? CH3COOH। ये किस समूह का है? कार्बोक्सिलिक समूह का है। किस समूह का है? कार्बोक्सिलिक समूह का। COOH जुड़ा है ना, तो अगर COOH अगर जुड़ा है तो कार्बोक्सिलिक समूह है। और कार्बोक्सिलिक समूह में संगत एल्केन में ओइक एसिड जोड़ते हैं। कौन सा एसिड? ओइक एसिड। तो एक कार्बन होता है तो मेथेन, एल्केन का संगत 2 कार्बन होगा, 1 कार्बन मेथेन, 2 कार्बन एथेन, 3 कार्बन प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन। तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो एथेन होगा और इसमें जोड़ा जाएगा ओइक अम्ल, तो हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल या एथेनोइक एसिड। दूसरा है आपका बी वाला SCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड। CHO जुड़ा है तो सॉरी साधारण नाम फॉर्मल्डिहाइड है। ये है किस समूह का? एल्डिहाइड समूह का है। किस समूह का है? इसमें CHO जुड़ा होता है तो इसके संगत एल्केन में, संगत एल्केन में हम अल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? अल। इसका नाम हो जाता है एल्केनल।
कुसंद पर मत ध्यान दीजिएगा कि आधना बड़ा एल्केनल। तो एक कार्बन है तो मेथेन, मेथेन में अल जुड़ेगा तो मेथेनल, मेथेनल, ठीक है। वो एक जुड़ा होता तो आल जोड़ा जाता। चलिए फिर करा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बनाने की, तो बेकिंग सोडा बनाने की विधि बतानी है। तो जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें मिलता है NaHCO3। अब क्रिया हम बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। अब क्रिया बैलेंस कर लीजिए, बात समझ में आई, समझ रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा प्राप्त होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, खाने का सोडा, जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट देखिएगा क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, जिंक चूर्ण को तन सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है। जिंक चूर्ण मतलब Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में अगर हम देखें तो Zn जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है, ये इसको विस्थापित कर देगा। ZnSO4 हाइड्रोजन गैस निर्गत हो जाएगी। कौन सी गैस निर्गत होगी? फिर कह रहा है सोडियम ऑक्साइड को, कह रहा है सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन, तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा Na2, जल में घोलेंगे H2O, बन जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, तो ये क्षार दे देगा। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2NaOH हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित अपक्रियाओं का उदाहरण समझाइए। संकलन अपक्रिया। संकलन अपक्रिया मतलब होता है जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में जुड़ करके, परमाणु आपस में जुड़ करके नया उत्पाद बनाते हैं, तो उसको हम संकलन अपक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2, ये हो जाएगा CO2। अभी आपने एक अपक्रिया पढ़ी है कि सोडियम ऑक्साइड Na2O और Na2O को जल में मिलाया जाएगा H2O, तो ये बन जाएगा 2NaOH। ये आपकी क्या है, संकलन अपक्रिया है। प्रतिस्थापन अपक्रिया ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें कोई परमाणु क्या होता है, दूसरे परमाणु या परमाणुओं का समूह दूसरे परमाणु में, दूसरे यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को विस्थापित कर देता है। तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अपक्रिया। जैसे अभी आपने पढ़ा Zn प्लस HCl, ये बन जाएगा ZnCl2 और धन हाइड्रोजन को ये क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो ये आपकी प्रतिस्थापन अपक्रिया का ही, ये वाले भी प्रतिस्थापन अपक्रिया का भी एग्जाम्पल है ना। फिर कह रहा है चांदी का एक तार CuSO4 के विलयन में डुबोया गया है। चांदी का तार कॉपर सल्फेट में, चांदी का तार अगर डुबो देंगे तो देखिए, अब हम इसको विद्युत रासायनिक श्रेणी याद रखनी पड़ेगी। लेख, बासर, नाका, मजाल, मजाल, मंजन, कर, फेमस, कड़ी, को, नहीं, सुन, लड़के, हाकू, हाजी, एजी, पटाऊ, है ना। तो हम देख रहे हैं सिल्वर आपका यहां मिल रहा है। सिल्वर कहाँ है, ये कॉपर से कम क्रियाशील है, तो सिल्वर कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये क्रिया संभव नहीं है, यह क्रिया संभव नहीं है, मतलब कोई क्रिया नहीं करेगा। क्यों? लिख देंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में सिल्वर जो है वो कॉपर से नीचे है, मतलब सिल्वर कम क्रियाशील है कॉपर की अपेक्षा। इस वजह से ये सिल्वर जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित नहीं करेगा। लेकिन वही कह रहा दूसरे बर्तन में AgNO3 और इसमें डालेंगे Cu को, है ना, तो ये बन जाएगा CuNO3 और Ag हट जाएगा, Ag विस्थापित हो जाएगा। ये कॉपर Ag को विस्थापित कर देगा। अब क्रियाओं का कारण सही समझाइए, तो लिख देंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर जो है सिल्वर से पहले है,
यानी सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, अतः सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जब कॉपर तांबा डाला जाएगा तो वो सिल्वर को विस्थापित कर देगा। बात समझ में आ रही है? चलिए चलिए, अब मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के पोर्शन मैंने करवा दिया है, बायो का जो पोर्शन बायो वाले सर करवाएंगे। ठीक है, आप लोगों को क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहे तो तमाम सारे जो आंसर हैं, पेपर का पैटर्न है, वो आपको ऐसे आगे मिलता रहेगा। आज की क्लास बस यहीं तक। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।